चैप्टर नंबर 2 ट्रेड का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम लेने वाले हैं। कोई भी चैप्टर स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स है इस चैप्टर में। देखो कितना मार्क्स दिख रहा है, 21। सो सबसे पहले आपके बुक के बाजू में इधर लिखो 21 मार्क्स। इसका मतलब एक डिस्टिंग्विश, एक 8 मार्क का, एक 4 मार्क का एक्सरसाइज, सब इसमें से आएगा ही आएगा। इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहा तो आराम से हो जाएगा। ये एक बार आपको चार्ट समझ में आया तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, व्यापार, खरीदी बिक्री। अच्छा, ट्रेड के दो पार्ट्स क्या है? इंटरनल ट्रेड, इसका एक और नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड। एक और नाम क्या है? होम ट्रेड, जो भारत में शुरू होता है भारत में खत्म होता है। एक्सटर्नल ट्रेड, इसका एक और नाम क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड। एक और नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड, जो शुरू होता है भारत में खत्म होता है भारत के बाहर, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के दो भाग हैं, होलसेल और रिटेल। इसके मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आइटिनरेंट और फिक्स शॉप, इसका भी आगे क्वेश्चन आने वाला है। इंपोर्ट, जो आप जैसे दुबई से इंडिया में कुछ पेट्रोल खरीदा, एक्सपोर्ट इंडिया से अमेरिका में गया, एंट्रेपोर्ट अमेरिका से खरीदा और श्रीलंका को बेचा, एक देश से खरीद के दूसरे देश को बेचा, उसको री एक्सपोर्ट भी बोलता है। अब इंटरनल ट्रेड, जो शुरू कहाँ पे होता है? भारत में, खत्म कहाँ पे होता है? भारत में, उसको एक और नाम क्या है? होम ट्रेड। एक और नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति कार बनाया, वो कंज्यूमर तक जब पहुंचाया, किस प्रकार से, कैसे, दैट इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जरिए हैं, उनको चैनल्स बोलते हैं। उसमें चैनल कौन सा दिया है? होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? जो किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से, लार्ज क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटीज में किसको बेचता है? रिटेलर को। जो आदमी काम करता है उसको क्या बोलेंगे? होलसेलर। और जो छोटे पैमाने पे करता है उसको क्या बोलेंगे? रिटेलर। अब आपको एक आइडिया बताता हूँ। ये फीचर्स यहाँ पे करने के बजाय इस चैप्टर के एंड में होलसेलर और रिटेलर दिया है, उसके बीच का आपने डिस्टिंग्विश किया तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आओ, होलसेलर और रिटेलर के डिस्टिंग्विश में देखो कितना इजी है। क्या बोलोगे होलसेलर का? अ पर्सन जो किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, ठीक है। और किसको बेचता है? रिटेलर को। मैन्युफैक्चरर से खरीदता है कौन? होलसेलर। किसको बेचता है? रिटेलर। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर। किसको बेचता है? कंज्यूमर को। सो जो आदमी होलसेल ट्रेड करता है उसको क्या बोलते हैं? होलसेलर। और जो आदमी रिटेल ट्रेड कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिटेलर। किसको कैपिटल ज्यादा लगेगा? किसको कैपिटल कम लगेगा? ठीक है। लिंक, कौन किसके बीच लिंक है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक है होलसेलर। और रिटेलर किसके बीच लिंक है? होलसेलर और कंज्यूमर बोलो, कस्टमर बोलो। लोकेशन, होलसेलर कहाँ पर रहेगा? सेंट्रल मार्केट। जैसे मैंने बताया था, सारे दवाई का गोले कॉलोनी में सब आपको दवाइयाँ के होलसेलर मिल जाएंगे, सेंट्रल लोकेशन। और रिटेलर हर, बोलते ना, हर जगह पे आपको किराना शॉप मिल रहा है, सो लोकल मार्केट में मिल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन, किसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है? रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि वो एक एक बेच रहा है। होलसेलर बल्क में बेच रहा है तो पर प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कम है, एक साथ मिलकर ज्यादा है प्राइजेस। कौन कम दाम में बेचेगा? होलसेलर। किसको? रिटेलर को। ज्यादा दाम में कौन बेचेगा? रिटेलर। किसको? कंज्यूमर को। फिर क्रेडिट फैसिलिटी कौन देगा? होलसेलर रिटेलर को। और रिटेलर किसको देगा? कस्टमर को। किसको गोडाउन या वेयरहाउस लगेगा? होलसेलर को। रिटेलर भी रख सकते हैं लेकिन उतना पैसा रहता नहीं, जगह छोटी रहती, तो वो लोग गोडाउन नॉर्मली नहीं रखते हैं। स्पेशलाइजेशन, ज्यादा गुड्स कौन रखता है? रिटेलर। कम गुड्स, और वैसे भी आप लोग यदि कैडबरी के होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप किटकैट, नेस्ले का नहीं कर सकते, ठीक है। फिनेंस, किसको ज्यादा पैसा लगेगा? होलसेलर। किसको कम लगेगा? रिटेलर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फीचर्स ऑफ होलसेलर है,
यहां से करने के बजाय आप डिस्टिंग्विश में करोगे तो ऑटोमेटिक फीचर्स हो जाएगा। अब सर्विस टू मैन्युफैक्चरर क्या है? लार्ज लार्ज खरीदी करेगा कौन? होलसेलर। किससे? मैन्युफैक्चरर से। और फिर कहां पे स्टोर करेगा? खुद के वेयरहाउस में। अब कोका कोला का एग्जांपल ले लो, जो कंपनी है, इफ आप नासिक के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप अपनी गाड़ी कोका कोला कंपनी में भेजेंगे एम्प्टी बॉटल्स के साथ। एम्प्टी बॉटल जाएगा कंपनी को और उसको चेंज करके वो लोग ये बॉटल एक भरे हुए बॉटल आपको देंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन भी होलसेलर रखता है, टेम्पो। एक तो होलसेलर कंपनी से खरीदने के लिए और रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिनेंशियल असिस्टेंस, फिनेंशियल असिस्टेंस कैसा? ज़्यादातर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को एडवांस देता है, पूरा पैसा देता है और फिर गुड्स आता है। प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन। आपका सैमसंग का कैसे सिंगल फोल्ड आ रहा है ना, जिप फोल्ड, अभी आएगा 2 फोल्ड 1-2 साल में। क्यों? क्योंकि जैसे टैब है, हम लोग को टैब का बहुत जरूरत पड़ता है, लेकिन टैब जेब में कैसे आवे? तो फोल्ड रहेगा, ट्रिपल फोल्ड में आसान होता है ना, यहां से आप बढ़ा सकते हैं। स्प्रेड कैसे करोगे? आप टैब आपने बड़ा कर लिया तो वो जेब में नहीं बैठता है, तो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, यहां से मोटा कर दे जेब में आएगा। तो उन्होंने पेटेंट ले लिया है। किसने? सैमसंग ने। डबल फोल्ड का। सिंगल फोल्ड जिप फोल्ड पता है, लेकिन अभी डबल फोल्ड लॉन्च नहीं किया है, बट पेटेंट लिया है, मतलब 1-2 साल में आ जाएगा। रिस्क कौन उठाएगा? होलसेलर। बहुत बड़ा रिस्क है। उन्होंने मोबाइल खरीद लिया, फैशन चेंज हो गया, 15 का 16 आया, स्टॉक भरा हुआ है ना, फैशन चेंज हो गया, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका फैशन चला गया कपड़ों के लाइन में, आपका लॉस हो गया। गोडाउन में पड़ा हुआ है, रिस्क बहुत ज्यादा है। मार्केटिंग भी करना पड़ता है। कभी कभार जैसे चावल एक साथ आएंगे, उसको बैग्स में पैक करके देना पड़ता है रिटेलर को। रिटेलर को क्या सर्विस देगा? स्टॉक ऑफ गुड्स रखेगा, जब भी रिटेलर ने फोन करके बोला तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करो। रेगुलर सप्लाई, रेगुलर सप्लाई नहीं किया तो वस्तु के दाम बढ़ते हैं, मार्केट में हल्ला होता है। मानते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन कस्टमर वापस नहीं आएगा। इफ कस्टमर फील्स चीटेड ही विल नॉट कम टू यू। तो रेगुलर सप्लाई करना पड़ता है। रिस्क बेयरिंग, एक तो रिटेलर को उधारी दो, और कुछ रिटेलर तो टाइमली पेमेंट भी करते नहीं है, होलसेलर को डिले करते हैं 30 डेज का, 45, 50, 60। होलसेलर का पैसा अटकता है, स्टॉक अटकता है। फिनेंशियल सपोर्ट, देखो जब होलसेलर रिटेलर को, बुक्स ले लो, तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक्स है, रजिस्टर्स है, ये सब रिटेलर स्टेशनरी शॉप खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से। वो कैश में नहीं खरीदता, वो बोलता है भाई बेचने को टाइम लगेगा, मैं आपको 15 या 30 दिन बाद दूंगा, और कई बार वो दे नहीं पाता, डिले, तो रिस्क अटकता है पैसा। अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के आगे के क्या प्लान है वो रिटेलर को बताया जाता है। तुमको एक बात बताता हूँ, आईफोन 16 कब लॉन्च हो रहा है? 9 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, रात को 9:30-10 बजे पता लग जाएगा। जैसे ही लॉन्च हुआ, अच्छा आईफोन इंडिया में भी बनेगा, इंडिया में उनको 8-10 दिन में डिलीवरी देना ही पड़ेगा, कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है। तो मार्केट इंफॉर्मेशन रिटेलर को कि भाई ये लॉन्च होने वाला, ये प्रोडक्ट आपको इस तारीख को देंगे, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बेचना शुरू करो। मार्केट इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर का भी रिटेलर को देना पड़ता है, और रिटेलर से इंफॉर्मेशन लेके मैन्युफैक्चरर को कि मार्केट में क्या जरूरत है। मार्केट के नीड्स बहुत फास्ट बदल रहे हैं। वो जमाना चला गया कि एक सिंगर लाइफ लॉन्ग फेमस, अभी वो कच्चा बादाम गाना था ना, 1 हफ्ता 10 दिन और गायब, सिंगर गायब। अभी का फेम है ना, जो खास करके लड़कियां तो ठुमके लगाते हैं, 2 दिन का फेम, और तीसरे दिन लोग जानते भी नहीं है। 2 दिन का फेम है, 2 दिन हवे में आए, एक झटके में गिराता है मार्केट। सो अभी का फेम और पहले के फेम में फर्क है। अभी तुम फेम 2 दिन में तुम यूट्यूब में एकदम सब्सक्राइबर बढ़ा दो, लेकिन 2-4 साल बाद तुमको शायद कोई जानेगा भी नहीं, राइट? सो मार्केट इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट बदलता है, जानना जरूरी है। सेल प्रमोशन, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि थम्सअप के क्रेट आते हैं, आई थिंक 24 बॉटल्स का, आप 5 क्रेट लो, 1 क्रेट फ्री, इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। रिटेलर लेगा 2, लेकिन अभी 1 फ्री आ रहा है, तो क्या लेगा? 5। इस प्रकार से सेल्स प्रमोशन। रिटेल ट्रेड के फीचर्स मैंने कहां से बोला था करने? डिस्टिंग्विश्ड है। सर्विसेज, रिटेलर क्या देगा? सर्विसेज, रिटेलर क्या है? जो खरीदता है होलसेलर से और बेचता है छोटे क्वांटिटी में, किसको? कंज्यूमर या कस्टमर भी बोल सकते हैं। सर्विस होलसेलर को क्या देगा? कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच। दूसरा, हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट,
एक बात बताता हूँ, जब आप देखते हो अमेजन में 75% डिस्काउंट, या रिटेलर बोल रहा है कि डिस्काउंट में ले लो, बहुत सारा पुराना स्टॉक एक एक दो दो साल पुराना बिक नहीं रहा है, तो रिटेलर डिस्काउंट देके निकलवा देता है, क्योंकि स्टॉक पड़ा हुआ है, तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। मार्केटिंग, आपने किराना शॉप के बाहर कांच में पॉन्ड्स या ऐसे कोई देखा है? इसका चार्ज लेता है, वो फुकट का नहीं चिपकाता है, वो चार्जेस से कंपनी का मार्केटिंग होता है, ठीक है, मार्केटिंग करवाता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। एक बात बताओ, कस्टमर से, असली कस्टमर से कांटेक्ट में कौन है? रिटेलर। रिटेलर को पता है कस्टमर को क्या चाहिए। होलसेलर तो कस्टमर के कांटेक्ट में है ही नहीं, मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, तो रिटेलर असली आदमी है जो तुमको बताएगा कस्टमर कौन से प्रकार के साबुन प्रेफर कर रहा है और किस दाम में। डव विल गो टू 50-60 रुपीज का साबुन, सस्ते 5 रुपए 10 रुपए, बोलेगा एवरेज हमारे यहाँ साबुन बिकते 20-25, मतलब समझ जाने का कि आप जो अगला लॉन्च करेंगे उसका प्राइसिंग ये होना चाहिए, ज्यादा बिकता है, तो ये इंफॉर्मेशन जरूरत है, अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। अब रिटेलर, सीधी बात है, आई नो द मार्केट, मेरा किराना शॉप है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, आई नो देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो मैं उस हिसाब से नया प्रोडक्ट देके डिस्काउंट देके उसको बेच सकता हूँ, क्रिएट डिमांड। एक बात बताता हूँ, एक नया आइसक्रीम आया मार्केट में, सपोजिटली कैसे बेचेगा? रिटेलर ही लगेगा। रिटेलर के दुकान के बाहर वो बोलेगा फुकट का, आप टेस्ट करके देखो, एक कप सबको फ्री दे दिया। ज्यादातर नवे जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग रिटेल शॉप या उसके अंदर या बाहर किया जाता है, या डीमार्ट जो बड़ा है, लेकिन उसी जगह पे होगा। आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे आइसक्रीम का, लोगों को कैसे समझेगा? पहले टेस्ट तो करें। कंज्यूमर्स को कैसे? सिंपल सा है, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, लोकल कन्वीनियंस। अभी तो सबसे बैंड बजी हुई है किराना शॉप्स के। इंडिया में करीबन 2.5 करोड़ किराना शॉप्स है, लेकिन एक नया ट्रेंड आ गया, कौन सा? स्विगी, इंस्टा स्मार्ट आ गया, जेप्टो आ गया, और एक हाथ दो है, अमेजन भी इसमें उतरने वाला है आज नहीं तो कल। तो किराना शॉप का सेल कम हो गया है। सब किराना शॉप जिसका टर्नओवर यदि दिन का 50,000 होगा, बड़े किराना शॉप का, वो 30,000 में आ गया। क्यों? किराना शॉप को आप ऑर्डर भेजोगे, वो एक तो एमआरपी में देगा प्लस टाइम लगाएगा। आप स्विगी में ऑर्डर करो, मैंने वो दिन ऑर्डर किया था, 8 मिनट के अंदर घर पे आ गया था, और ब्रेड एकदम ताजा था। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि रिटेल शॉप सभी लोकल कन्वीनियंस देते हैं, होम डिलीवरी, लेकिन उससे ज्यादा फास्ट स्विगी और जेप्टो वाले आ गए। होम डिलीवरी तो देगा ही वो, वैरायटी ऑफ गुड्स। तुम होलसेलर के पास जाओगे, वैरायटी मिलना ही नहीं, यहाँ तुमको वैरायटी मिलना है, उधारी देगा तुमको। आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कंप्यूटर है तो सर्विसिंग, लैपटॉप, टेलीविजन, और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट का कंटेंट क्या, सब बताएगा। और टाइप्स ऑफ रिटेलर, इटिनेरेंट जो एक जगह से दूसरे का घूमते हैं, जिसका फिक्स जगह नहीं रहता है। फिक्स शॉप, जिनका एक दुकान है, ये छोटे पैमाने पे, ये छोटे पैमाने पे, और ये बड़े पैमाने पे, जैसे डिपार्टमेंटल सुपरमार्केट। इटिनेरेंट में हॉकर्स, हमारे जमाने में डीमार्ट ये सब नहीं हुआ करता था। क्या थे हॉकर्स? वो जैसे ना ठेला गाड़ी लेके घूमते थे और बेचते थे लोग, भाजी बंगार वाले, रेगुलर था। अभी नए कंस्ट्रक्शन में पहले बात तो उनको अंदर घुसने देते नहीं है, और लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। आजकल तो वेजिटेबल भी हमारे घर के वहां पे एक शुरू हुआ है, आप ऑर्डर करो, एक नींबू भी 10 रुपए का ऑर्डर करो, लाके दे देगा, वो भी आधे घंटे के अंदर। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि हॉकर्स का जमाना कम हो गया, लेकिन है, वो ठेला गाड़ी में लेके जाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर, पेडलर। पेडलर सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स है, जो नॉर्मली सर पे या कंधे पे लेके जाएंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ यंग जनरेशन को, यंग जनरेशन ये सब मेहनत नहीं लेगा। सो ये कम ही होते जा रहा है, क्योंकि एक तो बैक का हाल हो जाता है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता नहीं है। स्ट्रीट ट्रेडर्स, ये जो स्ट्रीट के बोलते हैं ना, कॉर्नर में रहते हैं और बेचते हैं प्लास्टिक और सस्ते चीजें, यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्वालिटी मिलना नहीं है, ये सब चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स रखेंगे। प्लास्टिक ले लो, या घरगुती रेगुलर इस्तेमाल करने के चीज हैं। चीप जैक्स वो है जो एक जगह से दूसरी जगह पे, वो पुराने हिमालय की दवाई है ना, वो एक जगह पे आते हैं, टेंट तंबू बांधते हैं, वहां से निकल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं।
15 डेज 30 डेज एक लाउड स्पीकर बोलते ना लूप में लगा देते हैं, ऑडियो वही रिपीट होते रहता है। बट उसका भी जमाना चला गया। चीप जैक्स ये लोग से तो कोई दवाई लेगा नहीं। वो बोलेंगे ना बाल के लिए तेल, आजकल नया ट्रेंड आ गया आदिवासी तेल, लोग सोचते वो उससे फर्क पड़ेगा, तो इनका ट्रेंड बहुत कम हो गया। मार्केट ट्रेडर्स, जैसे नासिक में बुधवार का एक मार्केट है जहां पे आपको, जैसे वेजिटेबल में 20 लोग होंगे, वेनसडे को 200 लोग होंगे, वही दिन रहेगा, बाकी दिन 20 लोग। सो मार्केट ट्रेडर्स एक स्पेसिफिक दिन रहता है जहां पे शेतकरी और सब एक साथ आ जाते हैं उस पर्टिकुलर दिन में बेचने के लिए। अब फिक्स शॉप एक ही जगह, जिसमें जनरल स्टोर जो फूड ग्रेन और मेडिसिन और सोप और बिस्किट्स, इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है जनरल स्टोर्स वालों को। कैसे? लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। अच्छा, इनके दुकान से क्या बिक रहा है पता है? एक हाथ ब्रेड जो 10 15 20 50, जैसे टोमेटो सॉस अर्जेंट लग गया, एग्स हो गया, 3 4 चीजें, इसके ऊपर ना इन लोग का सेल बहुत कम हो गया। जो बोलते हैं ना टूथपेस्ट और जो क्रीम्स है वो तो आपको ऑनलाइन डिस्काउंट में मिल जाता है, तो 10 मिनट में मिल जाता है। तो इसलिए जनरल स्टोर्स जो है वो रेगुलर गुड्स रखते हैं, महंगे नहीं। सेकेंड हैंड, अगेन इंडिया में ये फेमस नहीं है, फॉरेन में बहुत फेमस है। अब किस फॉरेन में, अमेरिका में खास करके हर मेजोरिटी घर में बंदूक रहता है। अब उसके पास पैसे नहीं है, इंडिया में लाइसेंस मिलता नहीं है आसानी से, बंदूक ओरिजिनल 4 5 या 8 लाख रुपए की आएगी, मध्यम वर्ग के लोग अफोर्ड नहीं करते, और जरूरत क्या है, रिस्क का है। सो वो लोग क्या करते हैं, अपने बंदूक या अंगूठी गिरवी रखते हैं या बेच देते हैं। ऐसे सेकेंड हैंड बहुत सारे शॉप्स अमेरिका में मिल जाएंगे, इंडिया में कम है क्योंकि लोग इतना भरोसा नहीं करते। लेकिन हाँ, सेकेंड हैंड कार्स का बहुत मजबूत मार्केट है, वो उसका ग्रोथ रेट 15 से 20% है। सेकेंड हैंड मोबाइल्स बहुत ज्यादा, क्योंकि यंगस्टर्स को आईफोन चाहिए, नया नहीं मिल रहा, तो चलो 20 हजार का, आज आपको आईफोन 12 20 30 हजार में मिल जाएगा। सेकेंड हैंड तो आपको 15 हजार में भी मिल जाएगा। और लोग को शो ऑफ तो चाहिए, इंस्टाग्राम कैसे चले, नेटफ्लिक्स कैसे चले, सब तो मॉडर्नाइज दिखाना है। और मेरे को तो आदत है, मैं देखता हूँ लोगो दिखना चाहिए, भले नकली हो, एप्पल का लोगो तो दिखना जरूरी है। ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर को भी बहुत इंपैक्ट आया है। जो सिर्फ एलजी का नहीं तो सैमसंग का एक्सक्लूसिव डीलर है वो बेचेगा, लेकिन अगेन प्रॉब्लम है, वो ज्यादा डिस्काउंट देगा नहीं। लोग ऑनलाइन या टाटा क्रोमा या टाटा डिजिटल या रिलायंस डिजिटल इनसे खरीदेंगे। सो अगेन ये लोग म्यूजिक सिस्टम, खास करके महंगे चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आता है। स्पेशलिटी शॉप्स जो फ्यू लाइंस रखेगा, जैसे टॉयज का कौन सा है, रिलायंस ने खरीदा सबसे वर्ल्ड का, हैमलेज नहीं पता, सिटी सेंटर में था। हैमलेज यूरोपियन टॉय मेकर है जो रिलायंस ने खरीदा 500 550 करोड़। आपको कोई भी सिटी सेंटर, नासिक में था बंद हो गया, मुंबई सब जगह मिल जाएगा। बहुत बढ़िया और अच्छे टॉयज रहते हैं, महंगे रहते हैं। लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में क्या है, लोग बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर, इसका बेस्ट एग्जांपल शॉपर स्टॉप। अब इसके बाद है सुपरमार्केट। फर्क क्या है डिपार्टमेंटल और सुपरमार्केट में? डिपार्टमेंटल एक बिल्डिंग होगा, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होगा, एक होगा परफ्यूम का, एक घड़ी का, कपड़ों का, मेन विमेन, पर्सेस, शूज, बेल्ट्स, ठीक है ना। फिर अगेन हाउस होल्ड के जो तकिए महंगे प्रकार के, ये सब आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंटल में। शॉपिंग कन्वीनियंस क्या है, आपको जो भी चीज चाहिए उस डिपार्टमेंट में जाओ, आपको अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड है, शॉपर स्टॉप का जो कंपनी है मुंबई में है, लेकिन नासिक और 25 30 कुछ शॉपर स्टॉप इंडिया में है। तो ये 20 25 अलग अलग जगह पे मैनेजमेंट मुंबई से होता है, लेकिन ये 25 30 दुकान ऑपरेट करते हैं। ये लोग काफी वैरायटी ऑफ फूड गुड्स रखते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट में बैठ सके, आपको गहू ये सब मिलना मुश्किल है, बट आपको कपड़े और परफ्यूम्स और घड़ी और बेल्ट्स और शूज ये सब अच्छा मिलेगा। इनका स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि टाटा क्रोमा ले लो, जिसने बहुत मजबूती से कदम आगे बढ़ाए हैं। उनका फ्रिज सेक्शन अलग होगा, टीवी अलग होगा, फिर आपका लैपटॉप्स का होगा, मोबाइल्स का होगा, ऐसे इन लोगों ने सेक्शन करके बांटा हुआ है। सेंट्रल लोकेशन, अब डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे लोग आ सके।
वो एकदम गांव में नहीं ऑपरेट करेंगे। जैसे एक सिटी का मेन बीच का लोकेशन, लेकिन ये भी ट्रेंड बदल रहा है। ट्रेंड कैसे बदल रहा है? अब जैसे टाटा क्रोमा एक जमाने में सिर्फ एक हुआ करता था, अभी इफ यू डिवाइड मुंबई इनटू, जैसे कि अंधेरी और दादर, सब जगह एक एक दो दो होंगे। अभी सेंट्रल लोकेशन में भी एक सिटी में यदि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सेंट्रल वो तो रहेगा, उसके अंदर भी अभी होंडा एक्टिवा का शोरूम ले ले, एक जमाने में सिर्फ एक होता था, अभी तो एरिया वाइज डीलरशिप खुल गए। सो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, तुमने मुझे बताया तो, कि इस सिटी में 7 डीलरशिप है होंडा एक्टिवा के, हो सकता, रिक्वायरमेंट ही इतना ज्यादा है, और गाड़ी का सर्विसिंग, तो अभी वो जमाना चला गया एक डीलरशिप। अभी तो नासिक रोड में एक, जैसे नासिक रोड में एक, आपका कॉलेज रोड में आपको मिल जाएगा, इधर मॉडल कॉलोनी में आपको, त्रिमूर्ति चौक में एक मिलेगा, हर एरिया में शुरू हो गया है। कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि डिपार्टमेंट्स है, ये लोग उधारी देते नहीं है, कैश में बेचते हैं। सुपरमार्केट का कंसेप्ट इंडिया में फेमस किया बिग बाजार ने, लेकिन हो गया बंद बिग बाजार। अभी रूल कौन कर रहा है? डीमार्ट। जिस प्रकार से वो ग्रोथ दिखा रहा है, बाकी इंडिया में कितने सारे आए और गए, विशाल मेगा मार्ट आए गया, डीमार्ट बिग बाजार आया बंद हो गया। एक्चुअली कोविड बड़ा कारण था, नहीं तो जो बिग बाजार अच्छा चल रहा था। ऐसे सुभिक्षा करके एक था, वो चला गया। इजी डे मॉल बड़े पैमाने पे आया, वो चला गया, फिर छोटे छोटे पैमाने पे अभी खोलते हैं, ठीक है। सो सुपरमार्केट क्या है? आप जाओगे, आपको सेल्फ सर्विस ट्रॉली, पता है ना, डीमार्ट में गए होंगे तो आप खुद सामान लो, आपको गाइड करने के लिए लोग नहीं रहेंगे डिपार्टमेंटल में, वहां पे लोग खड़े रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे। सुपरमार्केट में आपको खुद को सामान लेना है और ट्रॉली में डालना है, ये दिस इज हाउ सुपरमार्केट वर्क्स। लोकेशन सेंट्रल लोकेशन रहेगा, टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत वैरायटी, लेकिन सस्ते गुड्स रखेंगे लोग, महंगे नहीं। ये पूरा ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस, क्योंकि लोग ज्यादा रखे तो कॉस्ट बढ़ता है, तो इनको प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा, और इनको compete किससे करना है? अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन, तो इसलिए दाम कम रखना पड़ता है। इनके दाम रीजनेबल रहेंगे आपको। अब जैसे किराना शॉप डिस्काउंट नहीं देगा, यहाँ पे आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलेगा। कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा कर रहे हो, जगह बड़ा लगता है। ये लोग उधारी देते नहीं, कैश सेल में। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, जैसे आप एंटर करोगे डीमार्ट, आपको सडनली दिखेगा बॉन बॉन बिस्किट 30 रुपए का 24 रुपए में दे रहे। किराना शॉप पर डिस्काउंट देता नहीं इधर, तो लोग क्या सोचते, 6 रुपए डिस्काउंट ना ले लो। वो दिन में क्या था, एक आदमी बाहर निकला एक नारियल लेके, उसको चढ़ाना होगा, अभी कितने का मिलता है मुझे पता नहीं, बट यदि आपको किराना शॉप 40 रुपए में दे रहा है तो डीमार्ट देगा 30 रुपए में। तो एक नारियल वो लेके बाहर जा रहा था। सोचो, लोगों का सेविंग होता है तो सेल भी उनका भले ही छोटे से छोटे, लेकिन नॉर्मल कोई भी जाता है ना, ओवर खरीद लेता है, करेक्ट। इम्पल्सिव बाइंग जिसको बोलते हैं, कि भाई 1000 का मैंने सोचा था बट डिस्काउंट में चल ये भी ले लो, तो 1000 का 1500-2000 लोग कर देते हैं। चेन स्टोर को मल्टीपल स्टोर भी बोलते हैं, जैसे कि बाटा का ले लो, ठीक है, नाइकी, एडिडास, पूमा, ये सब ऐसे टाइप के स्टोर है जो मोर देन वन सेम टाइप का डिजाइन रहता है और मल्टीपल जगह। इसका भी ट्रेंड बदल रहा है। पहले क्या था, बाटा सेंट्रल जगह पे रहता था, अभी अलग अलग एरिया वाइज ये लोग खोलते हैं। सो चेन स्टोर में जैसे शूज, वो लोग 90% शूज, सैंडल्स और स्लीपर्स ये सब रखेंगे, और थोड़े बहुत बेल्ट एक्सेसरी रखेंगे। इनका प्राइस लो और यूनिफॉर्म रहेगा, प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्म होंगे, रेंज ऑफ गुड्स, शूज, बेल्ट्स और स्लीपर्स उसमें रहेगा। आपको बाटा के दुकान में जैकेट्स नहीं मिलना है, क्योंकि उन लोग का प्राइसिंग कम है, और बोलते ना मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगेगा, क्योंकि हर जगह तुमको इंटीरियर सब करना पड़ेगा। लोकेशन का सेंट्रल, और बहुत सारे दुकान हैं, ये लोग कैश में बेचेंगे। क्वालिटी ऑफ गुड्स स्टैंडर्डाइज और ब्रांडेड। आप देखो वुडलैंड्स, वुडलैंड्स आप खुद फेंक दोगे खराब नहीं होगा, सालों साल टिकता है। वो लास्ट में आप सोचते हैं कि फट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो ब्रांड ही वैसा है कि क्वालिटी नाम से जाना जाता है। वन प्राइस शॉप का ज़माना इंडिया में लगभग चला गया है, जहाँ पे वस्तु 49, 99 और 199, 99 का ज़माना था, बहुत अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाँ, एक सस्ता क्या बोलते हैं, ईयरफोन रखोगे, लेकिन आपको सोनी के नहीं रख पाओगे, तो 99 रुपीज़ में आपको रखना है। और रॉ मेटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो आप महंगा नहीं बेच सकते, क्योंकि आपका सिंगल प्राइस में चल रहा है।
इसका ज़माना लगभग चला गया है। एक ही प्राइस था, प्राइस कम रहता था। अमेरिका में फेमस इसको डॉलर स्टोर बोलते हैं, इंडिया में 99 रुपीज़ था। बट अगेन जब से अमेजन, फ्लिपकार्ट और इंस्टा स्मार्ट ये जब आ गया ना, ये सब का ज़माना चला गया। वेराइटी काफ़ी रखते हैं, लोकेशन सेंट्रल होगा, कैश में बेचेंगे और कैपिटल कम लगता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू मॉल्स या सुपर मार्केट, छोटा सा जगह, एक ही दाम, लिमिटेड वेराइटी। परफ्यूम्स रखते थे लोग, 99 रुपीज़ के सस्ते आते हैं ना, वैसे टाइप के रखते थे। मॉल अगेन, जैसे एक मॉल के अंदर सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल आएगा। सो मॉल का ट्रेंड ये लास्ट 25-30 साल से बढ़ा है इंडिया में। उसके पहले लोग किराना शॉप में जाते थे या मेडिकल शॉप में जाते थे, लेकिन एक ट्रेंड ऐसा हुआ कि वाई नॉट, जहाँ पे आप अब जैसे आप आर मॉल है घाटकोपर में, वहाँ जाओगे तो किड्जेनिया सुना है, बच्चों का खेलने का वहाँ पे है, मल्टीप्लेक्स है, खाने का है, आपको नाइकी और ये सब के शोरूम्स मिल जाएंगे। मतलब आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस दिलाता है। जो दुबई मॉल है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, उसको घूमने को आपको 3 दिन लगेगा, आप थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। कम से कम 1000 दुकानें हैं वहाँ पे खाना है, मल्टीप्लेक्सेस है, आपको एक्वेरियम है, वो एक्वेरियम के टिकट्स है, आप उसके पीछे बुर्ज खलीफा है। मतलब आपको 3 दिन हर एक दुकान देखना हो, वो इतना बड़ा है, आप खुद घूम जाओगे, आप कहाँ पे आपको समझेगा नहीं, इतना बड़ा वो मॉल बना है। और अक्टूबर के बाद जो फेस्टिवल होता है, दुबई फेस्टिवल, लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं क्योंकि डिस्काउंट शुरू होता है। बहुत बढ़िया है वो जगह। रिसेंट ट्रेंड फ्लिपकार्ट अमेजन से शुरू हुआ था, जिन्होंने अमेजन ने 1 डे डिलीवरी शुरू किया, लेकिन अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया 10 मिनट्स डिलीवरी। सबसे फेमस डिलीवरी का किया था डोमिनोज ने, 30 मिनट्स में डिलीवरी, ने तो फ्री पिज्जा। और इसने नेक्स्ट शुरू किया, किसने? स्विगी ने 10 मिनट, तुम ऑर्डर करो, जैसे ऑर्डर किया 10 मिनट के अंदर आ जाता है। उसका सीक्रेट ये है, हर लोकेलिटी के उधर एक वेयरहाउस वो लोग लेते हैं, ऑर्डर जाता है, फटाफट पैक करता है और आदमी तैयार रहता है, तुरंत डिलीवरी करता है। और मैंने ऑब्जर्व किया 8 मिनट के अंदर डिलीवरी किया, क्योंकि तैयार रहता है सामान, आप ऑर्डर करोगे, फटाफट पैक करेंगे और तुरंत जाएगा। होटल में टाइम क्यों लगता है? बनाना पड़ता है। यहाँ तो पैक्ड है ना, बनाना नहीं है, इसलिए लोग फास्ट कर पाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, एक देश से खरीदो दूसरे देश में बेचो, इसमें एक्सपोर्ट ट्रेड। अगेन ये क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा, बहुत बड़ा है, पर आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक देश का दूसरे देश से व्यापार। एक्सपोर्ट प्रोसीजर मतलब क्या? आप इंडिया से अमेरिका या कहीं, सबसे ज्यादा अपन अमेरिका को ही बेचते हैं, 40 लाख करोड़ का अपना एक्सपोर्ट है, 60 लाख करोड़ का अपना इंपोर्ट है। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे उसके प्रोसीजर क्या है? पहला रजिस्ट्रेशन। कोई भी इंसान जिसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है इंडिया में, उसको क्या लगेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। वो कौन देता है? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन लोगों ने दिया नहीं, मैं बोलता हूँ, आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगता है, आपको पैन नंबर लगता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टेज। फिर आप या तो फिर एजेंट अपॉइंट करो जो आपको एक्सपोर्ट में मदद करे। फिर आपको ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को इंडेंट भी बोलते हैं, इन लोगों ने दिया नहीं, मैं बोल देता हूँ आपको। एक जन ने बोला कि जैसे 8 लाख करोड़ के गाड़ियां बनते हैं इंडिया में, 4 लाख करोड़ के गाड़ियां एक्सपोर्ट होते हैं। मारुति का ऑर्डर आया, अर्टिगा का, ब्राजीलियन कंट्री या है ना, अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं कि आप हमको 10 अर्टिगा भेजो, जो कि जिसका कॉस्ट है 1.5 करोड़ रुपया। आपने लेटर ऑफ क्रेडिट, तो आप साउथ अफ्रीका वाला पैसा ना डुबाए, तो आप उसको बोलते हैं भाई तेरा बैंक को बोल एलसी ओपन करे, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो साउथ अफ्रीका का जो बायर है, हम लोग बेच रहे हैं इंडिया वाले मारुति, तो साउथ अफ्रीका का बायर का बैंक मारुति के फेवर में एलसी ओपन करेगा। तो इंडिया ने जब मारुति कंपनी ने अफ्रीका को दिया, तो भाग नहीं सकता, क्योंकि बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। प्री शिपमेंट फाइनेंस, अब अर्टिगा 10 बेचना है, पैसा लगेगा ना बनाने का, तो वो लोग बैंक को बोल सकते, देखो 1 करोड़ की गाड़ियां हैं, आप हमको 60 लाख का कर्जा दो, इसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। अब आप प्रोडक्शन करेंगे, पैक करोगे, कंटेनर्स में जाएगा, और ईसीजीसी जो कस्टम्स का जो बेनिफिट्स है आपको जो मिलता है, इंश्योरेंस आप निकाल सकते हो, जीएसटी के फॉर्मेलिटीज रहते हैं, ठीक है ना, जीएसटी के फॉर्मेलिटीज आपको पूरे करने पड़ेंगे। आप मुंबई के पोर्ट से, अफ्रीकन पोर्ट से जो समुद्र में जाएगा, उसका मरीन इंश्योरेंस कराओगे, डूब गया तो
इंश्योरेंस कराया। अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो शिपिंग बिल लगेगा, कमर्शियल इनवॉइस लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, एक्सपोर्ट इनवॉइस लगेगा, जीएसटी के बिल्स लगेंगे, प्रूफ लगेगा, बॉन्ड होगा, विदाउट बॉन्ड होगा, जो ट्रक वाला होगा वहां के पोर्ट के कायदे होंगे, कस्टम्स के होंगे। आप तो थक जाओगे प्रोसीजर। आप बोलते हो एजेंट को अपॉइंट करेंगे, जिसको C&F एजेंट, वो बहुत सारे प्रोसीजर आपके लिए कर देगा, आपका लोड कम हो जाएगा। अब शिपमेंट, अपने डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा एक्सपोर्ट के लिए? मेन तो शिपिंग बिल लगेगा। कस्टम वाले एग्जामिन तो करेंगे ना, नहीं तो कोई ड्रग्स भेज देगा उसमें। और लोडिंग करोगे, गुड्स चला जाएगा। यहाँ से अपने शिपमेंट एडवाइस भेजा साउथ अफ्रीका वालों को कि आज 5 तारीख है, 15 सितंबर को आपको कार पहुंचेगी। फिर वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा, उसको रिसीव करेगा। आपको जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, देखो जीएसटी लगता नहीं है, ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और फॉलो आपको पैसा मिल जाएगा, खत्म हो गया। इंपोर्ट प्रोसीजर, आप पेट्रोल मंगा रहे हो या आप चाइना से कुछ बोलते हैं ना दवाइयाँ का रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, तो पहला रजिस्ट्रेशन मैंने क्या बताया था, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर लगता है। आप प्राइसिंग का नेगोशिएट करोगे, आप डिलीवरी फाइनल करोगे। लेकिन प्याज ये सब इंपोर्ट करना है तो कोटा हो सकता है कि आप 2 टन 4 टन से ज़्यादा नहीं, वो चेक करोगे। आपको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना है तो वो क्लियर करोगे। आप इंडेंट दोगे, वो ऑर्डर बनाएगा, यहाँ से वो बोलेगा कि एलसी ओपन करो। मेरा बैंक, जैसे दुबई वाले को हम लोग पेट्रोल मंगा रहे हैं तो दुबई वाले के फेवर में एलसी ओपन करेंगे, वहाँ से पेट्रोल आ जाएगा, हमको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इंपोर्ट के प्रोसीजर से मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, उसमें कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, गुड्स अनलोड करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा इन ट्रक, फिर अंडर बॉन्ड होगा, विदाउट बॉन्ड होगा, फिर उसके पोर्ट के ट्रस्ट चार्जेस होंगे, ट्रक के चार्जेस होंगे, इंश्योरेंस होगा, 50 चीज है। अगेन कौन करेगा? C&F एजेंट। वो मुझे शिपमेंट एडवाइस करेगा कि भाई आपको 20 सितंबर को मिल जाएगा, मैं तैयारी शुरू कर दूंगा, मेरे को डॉक्यूमेंट मिलेगा, बिल ऑफ लादिंग। ये हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बताने जाऊँ, मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। उसमें मेट रिसिप्ट हुआ, और बिल ऑफ लादिंग हुआ, और AWB हुआ, और LR हुआ, लॉरी रिसीट, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये पूरा एक अलग चैप्टर है। बस ये डॉक्यूमेंट का नाम मैं बता रहा हूँ, बिल ऑफ एंट्री कस्टम के लिए इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, इतना बता रहा हूँ। इसमें भी कितने क्वांटिटी, बिल्स, TR, कौन से चैनल, ट्रेजरी नंबर 6 चलन, बहुत सारी चीजें। आपको डिलीवरी ऑर्डर आ जाएगा, कस्टम से क्लियरेंस करेंगे, जैसे आ गया। अब पोर्ट में, बॉम्बे का पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसके पोर्ट ट्रस्ट पे करोगे, कस्टम ड्यूटी पे करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, भाड़ा ट्रक से इधर लाने का, एक्सपोर्टर को पेमेंट करोगे, फॉलो अप, बस मिल गया। ये 8-8 मार्क के 2 अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। एंट्रीपोर्ट ट्रेड, इंडिया ने सोचो साउथ अफ्रीका से खरीदा और जापान को बेचा। एक देश से खरीदो, दूसरे देश में बेचो, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रीपोर्ट। डिस्टिंग्विश तो वैसे मैंने बता दिया था, बट एक सिंपल है। आइटिनेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता है, ये एक जगह पे फिक्स रहता है। कैपिटल लिमिटेड लगेगा, इधर ज़्यादा लगेगा। ये स्टॉक लिमिटेड रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। ये लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी। जो मैंने आइटिनरेंट और फिक्स शॉप के बारे में बताया था, यही है। ये वेराइटी ज़्यादा रखते नहीं, ये रखते हैं। यहाँ प्राइजेस लो है, ये हायर प्राइस रहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिसिटी का भी लगेगा, सेल्समैन लगेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी देते नहीं, ये लोग देंगे। लिमिटेड चॉइस है, यहाँ चॉइस ज़्यादा है। डोर टू डोर सर्विस देंगे, ये नहीं देंगे। आफ्टर सेल सर्विस ये देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है। जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप, जनरल स्टोर सब प्रकार की चीज़ रखेगा। स्पेशलिटी शॉप जैसे शूज़ रखेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रखेगा, है ना। रेसिडेंशियल एरियाज, ये शॉपिंग सेंटर्स में रहेगा, ये लो रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का दाम ये ज़्यादा रहेगा। टाइप ऑफ गुड्स, ये डे टू डे के रखेंगे। ये स्पेशलाइज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप रखेंगे। ये लोग एडवर्टीजमेंट करते नहीं है, क्योंकि जनरल स्टोर है, पहचान से चलता है। स्पेशलिटी टाटा क्रोमा को करना ही पड़ता है। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लेस वेराइटी है, यहाँ पे ज़्यादा वेराइटी। डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, सबसे बड़ा फर्क क्या है? डिपार्टमेंटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। चेन छोटे होंगे, सेम टाइप के होंगे, जैसे ये बाटा का ले लो। ये डिपार्टमेंटल में कौन सा बोलोगे? शॉपर स्टॉप बोलोगे, एग्जाम्पल। हर चीज़ के एंड में एग्जाम्पल होगा। डिपार्टमेंटल वैरायटी रखेंगे। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर का जो एक्सप्लेन कर दिया था, उधर का पॉइंट्स इधर डाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। होलसेलर रिटेलर मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। क्या बोलोगे? इंटरनल ट्रेड भारत के भीतर, फॉरेन ट्रेड भारत के बाहर। इंटरनल में 2 पार्ट्स क्या है? होलसेल, रिटेल। फॉरेन ट्रेड में 3 पार्ट्स क्या है?
इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कहाँ ज़्यादा लगेगा, फॉरेन में। टैक्सेस कहाँ ज़्यादा लगेगा, फॉरेन में। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ दूर रहेगा, इंटरनेशनल में। कहाँ कम रहेगा, डोमेस्टिक में। करेंसी कहाँ चेंज होगा, इंटरनेशनल में। कहाँ चेंज नहीं होगा, डोमेस्टिक में। कोटा कहाँ रहेगा, फॉरेन में। डोमेस्टिक में कोटा नहीं रहेगा। कल्चर कौन सा अफेक्ट करेगा, फॉरेन में। डोमेस्टिक का तो नॉर्मल जो कल्चर है उसके हिसाब से बेचा जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ खत्म होता है। इसका मैंने फुल चैप्टर एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनाया है जो आगे है, वो देख लेना। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।